ठीक, चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारत आजादी के बाद भारत का इतिहास। लेकिन भारत आजादी के बाद हम भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे हम आजादी की बात करते हैं। आजादी यानी देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र जो हुआ था वो एक प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन जिसको कहा जाता है मन बाटन, क्या कहा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को मन बाटन, मन बाटन, लॉर्ड माउंटबेटन को, यानी ऐसा ये बेमन का था, यानी मन के द्वारा नहीं था ये बंटवारा, जिस तरह से ये भारत का बंटवारा हुआ था। 3 जून, याद कर लीजिए, 3 जून 1947 को, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। 3 जून 1947 के जब माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उस योजना में कहा गया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। हिंदुस्तान 2 भागों में बटेगा, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। बाकी मैंने इसकी बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे इसका बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जब ये माउंटबेटन की घोषणा की गई तो कहा गया कि 73 दिन बाद, यानी 72 दिन बाद 73वें दिन, यानी 15 अगस्त 1947 को जो भारत का जो विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाएगा वो 15 अगस्त होगा। लेकिन भारत की में, यानी हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उनका भी बंटवारा होना था। सिर्फ सीमा का बंटवारा नहीं था, सिर्फ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, यानी मुसलमान और हिंदुओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि भारत की हर चीजों का बंटवारा होना था। ये बड़ी ही दुखद बात थी। ऐसे में जो बंटवारे की बात का जो प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया कि जो बंटवारा होगा, ये 2 जो अधिकारी होंगे, इन अधिकारियों के पास 72 दिन तक सूचना आएगी और 73 दिन इस पर कार्यक्रम किया जाएगा। तो उनमें से भारत की ओर से जो थे, उनमें से भारत की जो ओर से थे जो अधिकारी, उनका नाम था एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल। और दूसरे जो पाकिस्तान की ओर से जो बात कर रहे थे, यानी दूसरे अधिकारी जो थे, उनका नाम था चौधरी, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली। ये दोनों अधिकारी थे। इन अधिकारियों के नीचे बहुत सारे कर्मचारी थे, वो सूचना ला करके देते थे। वो सूचना जो लाकर देते थे तो ये लोग प्रारूप बना करके पूरा, और ये माउंटबेटन जो अध्यक्ष थे उनको देते थे कि क्या प्रारूप कैसे बनेगा। तो जब ये पूरा तैयार किया गया तो उसमें बंटवारा की बात आई। तो सबसे पहले बात आई कि भारत का जो हिंदुस्तान का जो नाम जो चुना जाएगा वो हिंदुस्तान रखा जाएगा या भारत रखा जाएगा। तो जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें जो है इसका नाम हिंदुस्तान नहीं, हमें भारत चाहिए। हिंदुस्तान में पूरा संपूर्ण भारत था, लेकिन भारत विभाजन के बाद इसका नाम, हिंदुस्तान विभाजन के बाद इसका नाम भारत चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान ने अपना नाम पहले से चुन लिया है कि हमारा नाम पाकिस्तान, हमारा जो अगला नया जो देश बनेगा वो पाकिस्तान होगा और जो पुराने हैं वो भारत। इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू की ओर से ये बात रखी गई और वो भारत नाम चुना गया हिंदुस्तान के लिए। उधर दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही 1933 में 1940 में पाकिस्तान की मांग करी दी थी, इसीलिए 1940 के बाद से लगातार पाकिस्तान कहते रहे, तो उनका जो देश बना वो पाकिस्तान बना। अब बात आती है कि हिंदुस्तान के पैसे की बंटवारे की बात आती है कि हिंदुस्तान का जो पैसा है, जो वो पैसा कैसे बटेगा। जो नया नोट था, जो पुराना नोट था, एक एक नोट के बंटवारे की बात होनी थी। ये बड़ा ही एक अजीब माहौल था उस वक्त, अजीब स्थिति थी, क्या किया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए। तो इस तरह से पाकिस्तान ने मांग की कि हमें
हमें हिंदुस्तान की जो रोकड़ है, जो पैसा है, वो 50% चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ नेहरू और पटेल दोनों मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि इन दोनों इंडियन आपस में ये भी दोनों सहमत नहीं थे। तो इन दोनों को माउंटबेटन के कहने पर इन दोनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर में एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक कमरे में इनको दोनों को बंद कर दिया। जब तक आप दोनों निर्णय नहीं ले लोगे तब तक कि आप दोनों का दरवाजा खोला नहीं जाएगा। यानी एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली दोनों ने यह निर्णय आपस में तय हुआ कि हिंदुस्तान की जो रोकड़ है, जो हिंदुस्तान का धन है, उसका बंटवारा किस तरह से होगा। तो 17.5, याद रखिएगा, 17.5% कितना रखा गया, 17.5% जो धन है, टोटल धन का 17.5 धन जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 17.5। ये दोनों में आपसी सहमति तय हुई, यानी टोटल भारत के धन का वो 17.5 पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तान इस पर मानने को तैयार नहीं था, लेकिन माउंटबेटन के दबाव पर हर चीज होती जा रही थी। तो इस तरह से धन का बंटवारा हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यानी केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो उस समय छापने वाली मशीन केवल एक ही थी। छापने वाली रुपया छापने वाली मशीन एक ही थी, वो हिंदुस्तान में थी। तो उस रुपये की मशीन पर हिंदुस्तान यानी भारत ने ये कह दिया, हिंदुस्तान शब्द कहे, भारत के कंफ्यूज मत होइएगा, भारत ने ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान की मुद्रा को इसमें नहीं छापने देंगे। अब सवाल उठता था कि पाकिस्तान कैसे अपने मुल्क को, किस तरह से अपने मुल्क को पैसे बिना पैसे चला सकता नहीं है। इसलिए जो पैसा इनको दिया गया था, धन दिया गया था, उस पैसे से, ध्यान रखना, उस पैसे को पाकिस्तान ने अपनी मोहर लगा करके कुछ समय के लिए चलाया, जब तक पाकिस्तान की अपनी खुद की जब तक की जो है वो उनका खुद का अपना टकसाल स्थापित नहीं हो गया, जब तक उनकी खुद की जो है वो करेंसी स्थापित करने के लिए इनकी स्थापित नहीं होगी, तब तक की जो है उन्होंने जो भारतीय मुद्रा पर अपनी मोहर लगाकर, पाकिस्तान की मोहर लगा करके उन्होंने अपने इस धन का प्रयोग किया। तो ये धन का बंटवारा था। फिर भारत की एक ऑफिस की कुर्सी का, मेज का, यहां तक कि टाइपराइटर का बंटवारा भी होना था। इन चीजों का बंटवारा किस आधार पर किया जाए, तो ये कहा गया ये जो 20% है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 80% जो है वो भारत को मिलेगा। ये बंटवारा ये इस तरह से हुआ। तो 20% जो पाकिस्तान को दिया गया, उसमें जब बंटवारा हो तो उसमें भी काफी बंटवारे में झड़प हुई, मारपीट हुई। इस तरह से बंटवारा जो है भारत की हर ऑफिस के, हर मेज, कुर्सी, चेयर, हर चीज का जो है बंटवारा इस तरह से ये बंटवारा हुआ था, जिसमें 20% और 80% का बंटवारा ये था। बाकी सभी चीज का बंटवारा था, लेकिन भारत की एक चीज ऐसा था जिसका बंटवारा नहीं हुआ, वो था शराब। शराब जो है पाकिस्तान ने शराब नहीं ली, वो सारी शराब जो है भारत के हिस्से में आई और उसके बदले कुछ धन जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। इसी तरह से अनेक चीजों का बंटवारा हुआ। सड़कों का बंटवारा हुआ। जो सड़कें थी लगभग 27,000 कुछ मील सड़कें थी, इसमें 4,000 मील जो है वो सड़कें पाकिस्तान को दी गई। रेलवे में 7,000 मील तक की जो है सड़कें जो है वो उनके पास, पाकिस्तान के पास गई। यानी 4 और 7 के आसपास की, याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान को जो दिया गया उसकी बात कर रहे हैं, बाकी हिस्सा जो था वो भारत का हिस्सा था। इस तरह से लगभग हर चीज का बंटवारा हुआ। कुछ पाकिस्तानी यानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को भी जो है यहां से उठा करके पाकिस्तान दिया जाए, और कुछ हिंदुस्तानी चाहते थे कि जो सिंधु नदी, जिस नदी पर बैठ करके जो वेदों का जो लिखा गया है, वेद तैयार किए गए हैं, उस नदी का भी जो है
वो नदी जो है वो पाकिस्तान की ओर ना भेजी जाए, यानी वो नदी जो है वहां से ब्रेक कर दी जाए, पाकिस्तान इसका पानी पाकिस्तान ना जाने पाए। ऐसे ऐसे लोग विचारधाराएं हो चुकी थी। इस तरह से हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था। एक बंटवारा बहुत बड़ी बात थी और वो था गुप्तचर का बंटवारा। गुप्तचर की अगर हम बात करते हैं तो गुप्तचर में भारत का जो गुप्तचर था, उसके जो अधिकारी थे, उसके जो जो लोग थे, वो कह रहे थे कि हम सब चीज का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन हम भारत की गुप्तचरी का बंटवारा नहीं करेंगे। यानी भारत के गुप्तचर का, जिसको हम लोग इस वक्त सीबीआई जिसे कहते हैं, इस गुप्तचर का बंटवारा एक भी फाइल का बंटवारा नहीं करेंगे, एक कुर्सी का बंटवारा नहीं करेंगे, ना मेज का बंटवारा करेंगे, यहां तक कि जो स्याही जो यूज की जाती उस स्याही का बंटवारा नहीं करेंगे, और इसका बंटवारा नहीं हुआ था। इस तरह से लाइब्रेरी की अगर हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी, जो भारत की लाइब्रेरियां थी, वो लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया, कौन सी, इंसाइक्लोपीडिया के लेकर के बंटवारे की बात आई कि इंसाइक्लोपीडिया यानी जो भारत की जो प्रमुख पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया है, उसका कैसे बंटवारा किया जाए। तो एक पन्ना इस तरह से बंटवारा किया कि एक पन्ना दिया गया भारत को, एक पन्ना, दूसरा पन्ना दिया गया पाकिस्तान को, तीसरा भारत को, चौथा पाकिस्तान को। इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया का बंटवारा किया गया। यहां तक कि शब्दकोश, जो हिंदुस्तान के में जो शब्दकोश पुस्तक थी, उसमें उसमें भी बंटवारा जो किया गया, आधा हिस्सा फाड़ करके भारत को दे दिया गया, आधा हिस्सा फाड़ करके पाकिस्तान को दे दिया। ये सब बंटवारे की ये सब स्थिति थी। लेकिन रेड क्लिक, जो न्यायमूर्ति रेड क्लिक ने जनसंख्या के आधार पर जो सीमा रेखा जो निर्धारित की थी, वो बड़ी समस्या थी। क्या थी? रेड क्लिक यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे की सीमा। कौन सी थी? न्यायमूर्ति की रेड क्लिक रेड क्लिक योजना जो थी, उस योजना में क्या बंटवारा था? जनसंख्या के आधार पर सीमा का बंटवारा होना था। बंटवारा यानी सीमा के अंदर जो बंटवारा होना था रेड क्लिक के आधार पर, हिंदुस्तान, याद रखिएगा, रेड क्लिक के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है सीमा रेखा का बंटवारा कागजी आधार पर तो कर दिया गया कि ये हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा, ये हिस्सा जो हिंदुस्तान भारत का होगा। लेकिन वास्तविकता यहाँ की जनसंख्या को लेकर के था। जनसंख्या क्या चाह रही थी? ऐसे में बहुत सारे चाह रहे थे कि हम भारत में रहेंगे, बहुत सारे चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ऐसे में 15 जुलाई, कितना समय था? 15 सितंबर 1947 को गांधी ने कह दिया था कि भारत की जनसंख्या का बंटवारा हम नहीं चाहते। जो सीमा रेखा ऐसी निर्धारित की जाए कि किसी को तकलीफ ना हो और आपस में आसानी से उसका विभाजन हो जाए। पहली बात तो गांधी बंटवारा चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से रेड क्लिक योजना के आधार पर जब बंटवारा सीमा रेखा निर्धारित की तो बहुत ही दंगे हुए, ऐसे दंगे हुए, बड़े भयंकर दंगे हुए। उन दंगों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है, यानी उस दंगों में किसी की सबसे ज्यादा किसी ने अगर इसमें सहायता की है, तो वो है रेल योजना। रेल के माध्यम से इधर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, इस तरह से उनको लाने ले जाने का काम किया जा रहा था, समझे। इस आजादी के बाद जो भारत था वो बड़ा बड़ा विपरीत परिस्थितियों में था। पाकिस्तान भी अच्छी स्थितियों में नहीं था। यानी ये जो देश स्वतंत्र हुआ, इस देश के स्वतंत्र होने के उपहार में मिला क्या? भारत विभाजन। इस देश स्वतंत्र होने के उपहार में मिला क्या? भारत विभाजन। भारत विभाजन यानी हिंदुस्तान विभाजन, एक तरफ भारत और एक पाकिस्तान। किसी को सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो वो है भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, और बाकी किसी को खुशी नसीब नहीं हुई। ये नहीं कि दोनों खाली खुशी नसीब हुई थी, कायदे से देखा जाए तो। गांधी जी एक लाश की तरह हो गए थे। गांधी जी की कोई बात अब मान नहीं रहा था। गांधी कलकत्ता के एक मकान में छत पर ऊपर चरपैया डाल करके पड़े हुए थे। गांधी ने कहा कि गांधी चाहते नहीं थे भारत का बंटवारा हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने को ठगा महसूस कर रहे थे।
वो भी नहीं चाहते थे कि इसका विभाजन किया जाए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं उनकी सीमांत गांधी की। सीमांत गांधी आप लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के जो आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व ने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो तो ना पाकिस्तान के रह पाए, ना तो हिंदुस्तान के रह पाए। ऐसी परिस्थितियों में सबसे खराब स्थिति जो थी वो पंजाब और बंगाल की थी। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बहुत ही सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दंगे का जो सीन दिखाया गया है वो एक एक इन्होंने कृष्णचंद्र, पूरा नाम इनका क्या है मैं बताता हूं आपको। इनका नाम था कृष्णचंद्र, बिल्कुल सही है। कृष्णचंद्र के नावल, इनका एक नावल था और उस नावल का नाम था गद्दार। उस नावल का था गद्दार, गद्दार के सीन, गद्दार के सीन, ये नावल था। गद्दार के सीन ये नावल था। इस नावल में इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त की बिल्कुल सादृश्य दृश्य को देख करके उन्होंने इस पे लिखा है। और इसी नावल को देख करके एक फिल्म बनी थी जो आप लोग जानते हैं, वो है गदर। गद्दार से उसका नाम पड़ गया था गदर। ठीक है, यही इस तरह से ये भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन होने के बाद भारत की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो हिंदुस्तान और भारत में जो सेना थी वो सेना को लेकर के भी बंटवारा होना था। जहां तक सेना की बात करते हैं तो अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ, तो जुलाई में भारत की जो 25 लाख के आसपास जो सेना थी उस सेना का भी बंटवारा होना था। उसमें एक एक पर्चा दिया गया। सिख सेना के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, यानी सिख सिपाहियों को प्रॉब्लम नहीं थी। जो हिंदू सिपाहियों के लिए इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी मुस्लिम सिपाहियों के लिए। मुस्लिम सिपाहियों को पर्चा दिया गया कि आप ये पर्चे लीजिए और आप किधर जाना चाहते हैं, भर के दीजिए कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत में ही रहना चाहते हैं। तो उनमें से बहुत सारे कुछ मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, कुछ ऐसे मुसलमान थे जो भारत में ही रहना चाहते थे। उन्हीं में से एक मुसलमान था, उसका नाम था याकूब खान। क्या नाम था? याकूब खान। याकूब खान जो रामपुर के नवाब थे, वो सेना में मेजर थे, वो पाकिस्तान चले गए। और उन्हीं का एक भाई और था अयूब खान। ठीक है, अयूब खान ये भारत में ही रह गए। जब जब आजादी के बाद 1947-48 लास्ट में जब जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सेना को लेकर के यानी जो जंग छिड़ रही थी, एक तरफ पाकिस्तान में एक भाई था, दूसरा तरफ तो जो था भारत में जो मेजर जनरल जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो नेतृत्व कर रहा था, बड़ा भाई भारत में जो गढ़वाल रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहा था मेजर का, वो पाकिस्तान के सामने लड़ रहा था और उसके सामने जो था उसका छोटा भाई वो उसका मेजर था। इस तरह से भाई भाई का बंटवारा हो गया था और इस प्रकार से आजाद देश हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो रियासतें थी, अब इन रियासतों को क्या किया जाए। तो ऐसे में इन रियासतों को बंटवारा करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है। वो आता है कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजाद होने के बाद माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप माउंटबेटन को संविधान सभा को संबोधित किया और इसी दिन स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद गठित की गई। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, स्वतंत्र, इसको नोट करिएगा, स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद का गठन। भारत की मंत्री परिषद का गठन सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा इनको विदेश मंत्री
कॉमन हेल्थ, कॉमन वेल्थ, कॉमन वेल्थ, कॉमन वेल्थ एवं एवं क्या है, एवं अनुसंधान मंत्री, अनुसंधान मंत्री, ये दिया गया। दूसरे बात करते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह मंत्री, गृह मंत्री, रियासत मंत्री, रियासत मंत्री और गृह मंत्री, रियासत मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। नोट कर लीजिएगा इसको क्योंकि ये क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं पूर्ति, खाद्य एवं पूर्ति मंत्री। इसके बाद 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये जो बनाए गए थे शिक्षा मंत्री। इसी तरह से डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री। इसके बाद डॉक्टर बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह संचार मंत्री। और भी है, सब आपको नोट करना है कि क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि इस बार पीजीटी का पेपर जो आया है बहुत ही टफ पेपर दिया था, घुमा के दिया गया है, और टीजीटी का भी यही माहौल था। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग छूटे ना, जब पूरी क्लास मेरी हो जाए यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इससे आगे फिर रफी अहमद किदवई, रफी अहमद, रफी अहमद, अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई ये भी इनको कहते हैं प्रचार मंत्री। क्या है? प्रचार, प्रचार मंत्री। नोट कर ले, फिर हम इसको डिलीट करके फिर आगे लिखेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लें, नहीं तो बाद में नोट कर लेंगे, रिकॉर्डिंग आपकी रहेगी इसमें। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, याद रखिएगा क्वेश्चन उठते हैं। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ एवं अनुसंधान मंत्री। ठीक है। यानी आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की जो मंत्री परिषद का जो गठन किया गया, उस गठन में नेहरू तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कोई दिक्कत नहीं, हाथ कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कॉमनवेल्थ एवं अनुसंधान मंत्री, तो आप इस बात को याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गृह मंत्री को जानते ही हो। फिर रियासत मंत्री, याद कर लीजिएगा, रियासत मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मेन थे, बाकी सब उनके नीचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं पूर्ति मंत्री, कोई दिक्कत नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, कोई दिक्कत नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल संचार मंत्री, रफी अहमद किदवई जो है वो प्रचार मंत्री। आगे भी और है, देखते हैं।
7। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, यानी विधि मंत्रालय के विधि मंत्री। इसी तरीके से और नाम है आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी, ये वित्त मंत्री। इसी तरीके से नंबर 9, जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे वो थे उद्योग मंत्री। इसके बाद 10 में थे राजकुमारी अमृता कौर। ये थी स्वास्थ्य मंत्री। और 11 नंबर की बात करते हैं तो उनका नाम था M.V. गाडगिल। ये जो थे क्या थे? विद्युत मंत्री, खान एवं विद्युत मंत्री। ये एक प्रकार से जो मैंने आपको लिखा है कि कौन मंत्री किसके पास कौन सा पद था, ये स्वतंत्र भारत की मंत्री परिषद का जो गठन किया गया था उसमें आपको ये चीजें याद करनी है। अब अगर आपको आगे इसके लिए इतिहास का कोई भी पेपर देना है तो बहुत ही विधिवत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर अब कहां से किस तरह क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये चीज भी याद करनी पड़ेगी कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया था। मैं चाहता तो आपको आराम से लिख के बता सकता था, लेकिन क्योंकि कोई चीज गलत ना होने पाए, कंफ्यूज ना होने पाए। ऑफलाइन में होता क्या है कि अगर एक बार मान लो कोई चीज छूट गई है तो उसको मैं लिखा देता हूं, लिखाते समय उसको क्लियर कर देता। लेकिन ऑनलाइन में एक भी चीज गलत नहीं होना चाहिए और मिस भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको एक एक चीज देख करके भी लिखवा दी है जिसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आप आराम से नोट कर लें कि स्वतंत्र भारत के कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया था। तो अब आइए हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। मालूम हो तो जल्दी से कमेंट करें फटाफट। अगर आपको मालूम है कि उप प्रधानमंत्री भारत का किसे बनाया गया था 23 अगस्त 1947 को, 23 अगस्त 1947 को भारत का उप प्रधानमंत्री, अगर क्लियर हो तो कमेंट जल्दी से करें फटाफट। क्या किया कमेंट? पटेल को, महेश पटेल ने बताया है, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं, और लोग बताएं। और कौन है? अमित गौतम ने भी, खुशबू ने भी पटेल को बताया, नहीं गलत है। 23, याद कर लीजिएगा, 23 अगस्त 1947 को पहले यानी पहला भारत का उप प्रधानमंत्री 23 अगस्त 1947 को पहला उप प्रधानमंत्री अगर किसी को बनाया गया था उसका नाम था, याद कर लीजिएगा, M.V. गाडगिल। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो मूल रूप से जो गृह मंत्री है उसी को ही लोग मान लेते हैं। शायद आपने इसी आधार पर भी बता भी दिया है, लेकिन याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो था
उसका नाम था एम.वी. गाडगिल, याद कर लीजिएगा, उसका नाम था एम.वी. गाडगिल। और इस तरह से ये जब मंत्री परिषद गठित कर दी गई, तो इस मंत्री परिषद गठित होने के बाद अब ये निर्णय लिया गया था, ठीक है, नो मतलब, अमित गौतम, नो का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं अमित? एक किताब की सूचना है, इसकी ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है, अगर कहीं लिखा हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल एम.वी. गाडगिल ये भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए, उप प्रधानमंत्री बनाए गए। और इसी तरीके से, अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया, गलती के लिए तो भाई कोई गलती नहीं, गलती के लिए तो माफी है, सबको है। खैर, तो याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एम.वी. गाडगिल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री में, पहला याद करिए, दूसरा आगे भले ही ना याद रहे, लेकिन पहले जरूर याद रख लीजिएगा। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन है, जरा बताइए जल्दी से फटाफट। वर्तमान में भारत का उप प्रधानमंत्री किसे मानते हैं हम लोग? जल्दी एक कोई भी एक कमेंट कर दे फटाफट। नहीं आया कमेंट। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे इस वक्त जो हैं, जो मूल रूप से हमारे जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्हीं को उप प्रधानमंत्री माना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं 23 अगस्त 1947 के बाद जब ये विभाजन हो गया इस तरीके से, तो अब मामला ये क्लियर हो रहा था कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भारतीय रियासतें थी। भारत में जो कुल रियासतें थी, यानी भारत भारत की भारत में हिंदुस्तान की भारत की रियासतें रियासतें मतलब आप जानते हैं, छोटी छोटी रियासतें होती थी उस समय। रियासतें जो थी वो उनकी संख्या थी 562। याद कर लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा, कहीं कहीं कुछ और लिखा है, तो याद कर लीजिएगा 562 कुल रियासतें थी। और रियासत मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रलोभन द्वारा, दबाव के द्वारा, उनको भारत में स्थितियों के द्वारा उस रियासतों को भारत में विलय करना था। भारत में विलय करना था इसलिए क्योंकि जो भारत की जो रियासतें थी, भौगोलिक क्षेत्र लगभग 40% भारतीय रियासतों के पास था। क्या था? भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र जो था वो भारतीय रियासतों के पास कितना था? लगभग 40% वो भारतीय रियासतों के पास था। और भारतीय रियासतों को भारत में लाना एक प्रकार से बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को 562 रियासतों में 559, यानी इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 562, यानी 559 रियासतें भारत में विलय हो गई थी। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत के पक्ष में नहीं थी, या ये कह लो कि ये वो अपनी स्वतंत्र रहना चाहती थी। जैसा कि माउंटबेटन में कहा गया था, तो चाहे वो रियासतें भारत में मिलना चाहे तो शामिल हो सकती हैं, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र स्थिति अपनी बनाए रख सकती हैं। उनमें से 3 रियासतें कौन सी थी? एक थी जूनागढ़ रियासत, एक थी हैदराबाद रियासत, और एक थी जम्मू कश्मीर रियासत। ये 3 रियासतों का मामला पेचीदा हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर इतनी रियासतों को, यानी 559 रियासतों को उन्होंने भारत में विलय कर लिया था। 3 रियासतों का मामला फंसा था। इन रियासतों को साफ साफ कह दिया था कि अपनी विदेश मंत्री, अपनी सेना, अपनी विदेश मामले, सेना के मामले, और एक और क्या था, सेना के मामले, और दूसरा संचार मामला जो है वो भारत संघ को सौंप दे। इन्होंने इस तरह से ये चलाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना की जाती है वो जर्मनी के एकीकरण, किसके? बिस्मार्क, यानी इनकी
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इस तरह से जो इन्होंने एकीकरण किया, उस एकीकरण की तुलना उस एकीकरण की तुलना बिस्मार्क के बिस्मार्क के किसके की जाती है? जर्मनी के एकीकरण, बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण, याद कर लीजिएगा, एकीकरण से की जाती है। समझ रहे हैं? बिस्मार्क के एकीकरण से तुलना की जाती। तो सबसे पहली रियासत की हम बात करते हैं और वो है आपकी जूनागढ़ रियासत। तो हम आपको जूनागढ़ रियासत के बारे में आपको बता देते हैं, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ रियासत, ये है जूनागढ़ रियासत। ठीक है, ये आपका है ये, मोटा मोटा बता दिया। तो ये जो आपका गुजरात है, ये आपका हैदराबाद है, और ये आपका है जम्मू कश्मीर। और ऊपर कर लें, मोटा मोटा समझ लें आप। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद की 3 रियासतें थी जिनको लेकर के मामला फंसा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र पूरी तरह से ये भारतीय था। पाकिस्तान से इसका कोई भी लेना देना दूर तक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं था। यहां की जो जनता थी, यहां की जो जनता थी वो अधिकांश हिंदू थी। यहां का जो नवाब था, नवाब मतलब शासक था, वो मुस्लिम था। क्लियर हो रहा है? तो आइए हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। तो जूनागढ़ जो रियासत है, ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, कहा ये? गुजरात के, ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां का जो नवाब था, उस नवाब का जो नाम था, जूनागढ़ का जो संस्थापक कह लो, जूनागढ़ का जो संस्थापक था, उसका नाम था मोहम्मद बहादुर खान। बहादुर खान मोहम्मद बहादुर खान बाबई। ने क्या लिखा है? बाबई। या इसका नाम है मोहम्मद शेर खान बाबई। बाबई बड़ी मात्रा नहीं रहेगी, बबई। बबई क्या होता है? बाबई क्या होता है? ये एक पश्तून जनजाति है। ये क्या है? पश्तून, पश्तून जनजाति है ये पश्तून जनजाति के थे। इन्होंने जूनागढ़, मोहम्मद शेर खान कह लें, मोहम्मद शेर खान बाबई कह लें, या मोहम्मद बहादुर खान बाबई कह लें, एक ही नाम याद रखिएगा, दोनों एक ही नाम है दोनों के। इन लोगों ने जो है जूनागढ़ रियासत की, इन्होंने जूनागढ़ रियासत की संस्थापक माने जाते, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये लोग इतने ज्यादा मतलब शक्तिशाली थे कि यहां तक कि ये जो बाबई थे, मोहम्मद शेर खान जैसे लोग थे, इनको बाकायदा ब्रिटिश सरकार 11 तोपों की सलामी देती थी। जब ये लोग आते थे तो ब्रिटिश सरकार इनको 11 तोपें कुछ इनको सलामी देती थी, यानी गोले दागती थी।
11 तोपे बाकायदा दागती थी, यानी इनको उनको सम्मान देती थी। ये जूनागढ़ रियासत अपने को बहुत ही ऊंची रियासत समझते थे, और यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम हमेशा रहा है, लेकिन अधिकांश जनता यहाँ की हिंदू थी। जब देश आजाद हुआ, तो 1900, ध्यान रखिएगा, 1911 से लेकर 48 तक यहां का जो नवाब था, 1911 से लेकर 1948 तक जूनागढ़ का जो नवाब था, उस नवाब का नाम था महाबत खान तृतीय बाबई। महाबत खान तृतीय बाबई, ये 1911 से लेकर 1948 तक क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय जूनागढ़ रियासत का नवाब कौन था। तो आपको टिक मारना होगा, क्या, महाबत खान तृतीय या बाबई। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। महाबत खान बाबई नाम था, बिल्कुल सही है। ये नवाब था, जब देश आजाद हुआ तो इसने कहा हम किसी रियासत में जाना नहीं चाहते हैं, हम किसी में नहीं जाना चाहते हैं, ना तो हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ना हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, ना ही भारत जाना चाहते हैं, बल्कि हम स्वतंत्र स्थिति अपनी बनाए रखते हैं। जब ये बात कही तो भारत ने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं भाई, क्योंकि माउंटबेटन की योजना में था। लेकिन कुछ ही दिन बाद जूनागढ़ का रियासत जो था वो पाकिस्तान से वार्तालाप करना शुरू किया कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन जनता अधिकांश हिंदू थी, वो भारत में विलय होना चाहती थी। जब जनता को मालूम हुआ तो जनता ने विद्रोह कर दिया और ये नवाब भाग करके पाकिस्तान चला गया। महाबत खान बाबई जो थे ये पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान जाने के बाद जनता, यहाँ की जो अधिकांश जनता, वो जो हिंदुस्तान में रहना चाहती थी, और यहाँ का दीवान जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, शहनवाज अली भुट्टो, कौन थे, यहाँ का जो दीवान था जूनागढ़ रियासत का, जो दीवान था उसका नाम था शहनवाज अली भुट्टो। शहनवाज अली भुट्टो जो यहाँ के दीवान थे, इन्होंने तुरंत निमंत्रण भेजा। किसको भेजा निमंत्रण? भारत सरकार को। भारत सरकार ने आकर के यहाँ पर जूनागढ़, ये कौन है शहनवाज अली भुट्टो? ये जुल्फकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो थे, उनके पिता थे ये शहनवाज अली भुट्टो। तो जूनागढ़ रियासत के दीवान शहनवाज अली भुट्टो ने निमंत्रण दिया भारत सरकार को, और कहा कि भारत सरकार आए और यहाँ पर अपना काम करे। तो भारत सरकार ने जब यहाँ पर आई जूनागढ़ रियासत में बाकायदा यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह करवाया गया, और इस जनमत संग्रह के बाद यह निर्णय निकला कि जूनागढ़ जो है वो भारत में विलय होना चाहती है, और फरवरी 1948 में इसको भारत में विलय कर लिया गया। कब किया गया? फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत भारत में विलय हो गई। याद कर लीजिएगा, जूनागढ़ रियासत जो है वो भारत में विलय हुई, और इस तरह से ये रियासत विलय हुई। और इसी तरह से दो रियासतें अभी और हैं। उन दो रियासतों में एक रियासत का नाम है हैदराबाद, और तीसरी रियासत का नाम है जम्मू कश्मीर। इन दोनों पे लेक्चर हम आप लोग को कर देंगे। यहां तक कि आप लोग को क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अब रेगुलर क्लास चलेगी अभी 2-3 दिन तक की जो है। अभी कुछ चीजें जो छूट गई हैं आप लोग की वो हम पूरी करा दें, उसके बाद फिर हम, आप जो कहोगे एंशंट कहोगे तो एंशंट शुरू करूंगा, मिडवेल कहोगे तो मिडवेल शुरू करूंगा, जैसा आप लोग चाहोगे। ठीक है, चलिए।
जय हिंद। किसी कुछ कहना हो तो बत कह सकता है।